एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि हमारे ऑल इंडिया बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी तक हमने आईपीसी का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है और सीआरपीसी में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू पुलिस रिपोर्ट इज गिवन। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से पुलिस रिपोर्ट का प्रोविजन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? इज इट सेक्शन 173 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1, सेक्शन 177, सेक्शन 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1, और इज इट सेक्शन 175? प्रोविजंस रिलेटिंग टू पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज सेक्शन 173 के क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 में पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात कही गई है। अगर हम सेक्शन 2 देखें, डेफिनेशन क्लॉज हमारा, तो उसमें जहां पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें ये बात साफ लिखा हुआ है कि जो हम पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो हम एज पर सेक्शन 173 क्लॉज 2 में सबमिट करते हैं। तो अगर आपने पुलिस रिपोर्ट की भी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको ये सेक्शन इजीली आप ये आंसर कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद एंटिसिपेटरी बेल। यहाँ बात हो रही है एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, तो इनमें से कौन सा प्रोविजन एंटिसिपेटरी बेल की बात करता है? इज इट सेक्शन 437, सेक्शन 438, सेक्शन 439 और नन ऑफ द अबव? एंटिसिपेटरी बेल, तो एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बात होती है सेक्शन 438 में। सी, एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? जब हमने कोई अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि बेल हमारा एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता है, बेल हमें डिस्क्रिशन पे मिलता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे। और जो एंटिसिपेटरी बेल होता है, एंटिसिपेटरी बेल हम जेल जाने से पहले वो बेल लेते हैं, मतलब हम एंटिसिपेट कर लेते हैं कि हो सकता है हमें जेल जाना पड़ जाए इस प्रोविजन में, या ऐसे केसेस हमारे ऊपर चल रहे हैं जिनमें हो सकता है कि हमें जेल जाना पड़े, तो उसके लिए हम एंटिसिपेटरी बेल पहले ही कोर्ट से ग्रांट करा लेते हैं, मतलब इन द एंटिसिपेशन ऑफ द अरेस्ट हम ये बेल ग्रांट कराते हैं। तो एज पर सेक्शन 438 किसी पर्सन ने अगर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है तो उसके पास ये राइट रहता है कि वो एंटिसिपेटरी बेल की डिमांड कर सकता है या एंटिसिपेटरी बेल वो फाइल कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इज गिवन अंडर। कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड, इनके बारे में इनमें से कौन से प्रोविजन में बात करी गई है? इज इट सेक्शन 446A, 446, 447 और सेक्शन 450 ऑफ सीआरपीसी? Correct answer to this question is option 1, that is 446A of CRPC talks about the cancellation of bond and bail bond. The next question is section 265A to 265L, इन सेक्शंस की बात हो रही है जो कि चैप्टर 21A में दिया हुआ है ऑफ सीआरपीसी, डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ। तो चैप्टर 21A ऑफ सीआरपीसी इनमें से कौन से कंसेप्ट के बारे में बात करता है? इज इट अनलॉफुल असेंबली, अरेस्ट विदाउट वारंट, सर्च एंड सीजर्स या प्ली बार्गेनिंग? हमारा चैप्टर 21 एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसे हमने बाद में ऐड करा था एज पर दी अमेंडमेंट, और इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेक्शन 265A to L हम बात करते हैं प्ली बार्गेनिंग के बारे में, तो चैप्टर 21 है हमारा प्ली बार्गेनिंग के बारे में बात कर रहा है। और अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बात करें तो जो प्ली बार्गेनिंग का टॉपिक है ये चैप्टर 23 में चला गया है। तो आपको चैप्टर 23 भी याद रखना है अगर आप बीएनएसएस के बारे में जाएंगे तो, क्योंकि एआईबी के एग्जाम में बीएनएसएस भी पूछा जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज डेल्ट अंडर। अगर हम हैबिचुअल ऑफेंडर्स से सिक्योरिटी ले रहे हैं फॉर द गुड बिहेवियर, तो उसके बारे में इनमें से कौन सा सेक्शन में बात करी गई है? इज इट सेक्शन 109 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 111 ऑफ सीआरपीसी और नन ऑफ द अबव? Security for good behavior from habitual offenders.
Correct answer to this question is option 2, that is section 110 of CRPC talks about the security for good behavior from habitual offenders. और ये सिक्योरिटी हम 3 साल तक के लिए ले सकते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर से हमें सिक्योरिटी लेनी हो या फिर कन्विक्टेड पर्सन से हमें कोई सिक्योरिटी लेनी हो तो हम 3 साल तक की सिक्योरिटी ले सकते हैं। और उसके अलावा कोई अदर केसेस होते हैं तो उसमें 1 साल तक की सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी ली जाती है उस पर्सन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग एन एफआईआर। किसी भी एफआईआर को फाइल करने के लिए हमें कितने वक्त के अंदर एफआईआर करनी पड़ेगी। अगर कोई ऑफेंस हुआ है हमारे जान पहचान में या हमें पता है कि कोई ऑफेंस हुआ है तो हम कितने टाइम के अंदर एफआईआर को फाइल कर सकते हैं। इज इट विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, विद इन 40 डेज ऑफ द ऑफेंस, या नो टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड। एफआईआर की बात हो रही है। अगर हमें एफआईआर फाइल करना है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, दैट इज नो टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड। अगर आपको किसी भी ऑफेंस के बारे में पता चल रहा है या फिर अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हो रहा है तो आप बिना किसी टाइम लिमिट के कभी भी पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और अब तो बीएनएसएस में ईएफआईआर का भी कंसेप्ट आ गया, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ समन्स अंडर सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी। अब इनमें से कौन से बात सही है विद रिगार्ड टू द समन्स, जो कि सेक्शन 61 में समन्स की बात करी गई है। तो इट इज माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस, इट इज फॉर अपीयरेंस, इट इज फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स, या ऑल ऑफ द अबव। हम बात कर रहे हैं समन के बारे में जो कि सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ देम। जो एक समन होता है वो माइल्डर प्रोसेस होता है, बिकॉज हम समन को कह सकते हैं कि हम सम्मान से किसी पर्सन को बुला रहे हैं कि आपको कोर्ट में आना है, या तो आप खुद आइए या तो हम आपके किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको समन भेज रहे हैं। अगर समन से कोई पर्सन नहीं कोर्ट में प्रेजेंट होता उसके बाद हम वारंट का तरीका अपनाते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर को या किसी ऑथराइज्ड पर्सन को हम एक रिटन वारंट लिख के दे देते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट लिख के दे देती है और कहती है कि आप जाइए उस पर्सन को पकड़ कर लाइए। और समन जो होता है, समन हम किसी पर्सन के एड्रेस पर भेज देते हैं कि आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following sections of CRPC deals with examination of person accused of rape by medical practitioner। इनमें से कौन सा सेक्शन बात कर रहा है विद एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप। जिस पर्सन पर रेप के चार्जेस लगे हैं उसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उस पर्सन का वो एज पर इनमें से कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। इज इट सेक्शन 54A, सेक्शन 55A, सेक्शन 53A और सेक्शन 60A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। So the correct answer to this question is option 3, that is section 53A talks about the examination of person accused of rape by medical practitioner। और सी हम किसी पर्सन का किसी एक्यूज्ड पर्सन का हम एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एविडेंस इकट्ठे कर सकें। और ये पुलिस ऑफिसर करती है या ऑफिसर इंचार्ज जिस पर्सन के अंडर ये एक्यूज्ड पर्सन होता है वो पर्सन एग्जामिनेशन के लिए कहती है। ऑलराइट, The next question is according to section 167 of CRPC। अब हम सेक्शन 167 की बात कर रहे हैं जिसमें एक्यूज्ड पर्सन को रिमांड पे दिया जा सकता है टू पुलिस कस्टडी फॉर नॉट मोर देन हाउ मच टाइम। 167 में क्या होता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उसे हम रिमांड पर देते हैं और पुलिस कस्टडी भी हो सकती है या तो जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, चार्जशीट नहीं बनी है अभी तक, तब हम उस एक्यूज्ड पर्सन को चाहते हैं कि वो कस्टडी में रहे, या तो वो पुलिस कस्टडी में रहे या वो जुडिशियल कस्टडी में रहे, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी के मामले में हम रिमांड कितने दिनों की दे सकते हैं, कितने दिन तक एक मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में रहने के लिए कह सकता है एक्यूज्ड पर्सन को। 7 days एट वन टाइम, 30 days एट वन टाइम, 15 days एट वन टाइम और 60 days एट वन टाइम। तो पुलिस कस्टडी में कोई भी एक्यूज्ड मैक्सिमम कितने दिनों तक रह सकता है,
Correct answer to this question is option 3, that is 15 days at one time. किसी पुलिस ऑफिसर ने अगर एक एक्यूज्ड पर्सन को या किसी पर्सन को अरेस्ट किया है जो एक्यूज्ड है, उसे वो मैक्सिमम 15 डेज तक अपनी कस्टडी में रख सकता है। उस 15 डेज के बाद उस पर्सन को अगर रखना जरूरी है कस्टडी में तो उसे जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया जाएगा, लेकिन पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 डेज का ही हो सकता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following section of CRPC deals with compoundable offenses? अब इनमें से कौन सा सेक्शन कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात कर रहा है? इज इट सेक्शन 319, सेक्शन 320, सेक्शन 321 और सेक्शन 324 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिन्हें हम मतलब बातचीत करके या किसी तरह से हम उसे खत्म कर देते हैं, उस मैटर को, उस केस को सुलझा लेते हैं आपस में वो मैटर। तो बात यहाँ कही जा रही है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब जिन ऑफेंसेस को हम सुलझा रहे हैं, तो वो ऑफेंसेस इनमें से किस सेक्शन में दिए हुए हैं? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज सेक्शन 320 में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के प्रोविजंस दिए हुए हैं। आप 320 पढ़ेंगे तो 320 में आपको वो सारे ऑफेंसेस मिल जाने वाले हैं जो कि कंपाउंडेबल नेचर का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस लेने के लिए कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेती है, मतलब कोर्ट जब संज्ञान लेती है, तो व्हाट इज द टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी? मैं बता दूं, 468 से आपके लिमिटेशन के प्रोविजन स्टार्ट होते हैं कि हम कौन से मामलों में या किस तरह के केसेस में कितना टाइम लिमिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने टाइम के अंदर हम केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स या नो टाइम लिमिट। कॉग्निजेंस लेने के लिए एज पर सेक्शन 468 कितना टाइम लिमिट दिया हुआ है? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्री लीगल एड इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस? फ्री लीगल एड की बात हो रही है। मैं बता दूं, फ्री लीगल एड हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। तो इनमें से फ्री लीगल एड के बारे में, अब फ्री लीगल एड हमारे डीपीएसपीज में भी आता है। ऑलराइट, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी हमें, अगर हमारे पास सफिशिएंट मींस नहीं है तो हम फ्री लीगल एड की डिमांड कर सकते हैं। तो इनमें से कौन से प्रोविजन में फ्री लीगल एड की बात करी गई है? इज इट सेक्शन 301, 304, सेक्शन 303 और सेक्शन 305? Correct answer to this question is option 2, that is section 304 of criminal procedure code talks about the free legal aid. The next question is, under which of the following provisions of CRPC police officer is under an obligation to produce the person arrested before a magistrate within 24 hours of arrest? क्या बात कही गई कि इनमें से कौन से प्रोविजन में ये बात कही गई है कि पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है या पुलिस ऑफिसर ऑब्लिगेटेड है उस पर्सन को प्रोड्यूस करने के लिए, जिस पर्सन को उसने अरेस्ट करा है 24 आवर्स के अंदर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। मतलब पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट कर रही है तो मैक्सिमम 24 आवर्स तक वो अपने पास रख सकती है। 24 आवर्स के अंदर उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस पर्सन को, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। तो ये बात कौन सा सेक्शन में कही गई है? इज इट सेक्शन 56, 57, सेक्शन 60 और सेक्शन 70 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? आई होप अगर आपने अरेस्ट वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आपने इंडेक्स देखा होगा, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज सेक्शन 57 टॉक्स अबाउट द police officer, that the police officer is under an obligation to produce the person arrested before a magistrate within 24 hours of the arrest. Next question is, who may record confessional statement under section 164 of CRPC? कौन रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशनल स्टेटमेंट को एज पर सेक्शन 164?
164 के अंदर हम किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, हम किसी पर्सन का कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्सन है जो रिकॉर्ड करता है कन्फेशनल स्टेटमेंट। इज इट पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर, या बोथ पुलिस ऑफिसर एंड जुडिशियल ऑफिसर, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन ओनली। क्वेश्चन नंबर 39. So the correct answer to this question is option 2, that is judicial officer. एक जुडिशियल ऑफिसर ही कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है जो वैलिड रहेगा। एंड इस सेक्शन में एक जुडिशियल ऑफिसर स्टेटमेंट्स को भी रिकॉर्ड करता है, कन्फेशंस को भी रिकॉर्ड करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता, बिकॉज एज पर सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ एविडेंस एक्ट ये बात कही गई है कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कन्फेशन वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर ने थ्रेट देकर या किसी अदर वे से उस पर्सन से कन्फेशन निकलवाया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं एज पर सेक्शन 164। और ऐसा भी नहीं कि उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जुरिसडिक्शन होनी चाहिए, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पे कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग की हमने बात करी थी चैप्टर 21A में। ठीक है, सेक्शन 265A से स्टार्ट था और प्ली बार्गेनिंग हमारे BNSS में चैप्टर 23 में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। किन ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होता है? इज इट सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन, बोथ A and B, और नन ऑफ द अबव। प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट इनमें से is not applicable in which of the following offenses? Correct answer to this question is option 3, that is both A and B. Plea bargaining हमारे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस पर भी नहीं होता है। अगर कोई पर्सन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन कर रहा है तो भी प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होता, और अगर कोई पर्सन किसी चाइल्ड के अगेंस्ट भी कोई ऑफेंस करता है तब भी प्ली बार्गेनिंग नहीं ले सकता वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following section deals with the form of summons? यहाँ पर form of summon की बात हो रही है। This is very easy. तो सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 62 और सेक्शन 64। अगर आपको अरेस्ट का चैप्टर याद होगा तो अरेस्ट के जस्ट बाद हम समन के बारे में बात करते हैं। तो अरेस्ट का सेक्शन जहां खत्म होता है उसके बाद से हमारा समन शुरू होता है, और वो खत्म होता है चैप्टर 60A तक, और ये हमारा है सेक्शन 61, इट टॉक्स अबाउट द समन। अगर आपको चैप्टर्स के रेंज अगर याद रह रहे हैं तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। तो अगर आपको सेक्शंस नहीं भी याद होते हैं तो आप सबसे पहले ये काम करिए कि आप चैप्टर याद किया करिए, चैप्टर की रेंज याद किया करिए। फॉर एग्जाम्पल हम अरेस्ट की बात कर रहे थे अभी, तो अरेस्ट सेक्शन 41 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 68A तक जाता है, 60A तक। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा 41 है, तो हम एटलीस्ट हमें हर चैप्टर का पहला सेक्शन तो याद हो जाने वाला है। हम अगर रेंज देख रहे हैं तो उसकी पहले सेक्शन पे तो ध्यान देंगे ही ना। तो 41 में हमारा अरेस्ट ऑफ अ पर्सन की बात होता है कि किस पर्सन को हम बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, तो 41 हमारा यहीं से याद हो गया। और 60A तक आते वो चैप्टर खत्म हो गया, और उस चैप्टर के खत्म होने के जस्ट बाद हमारा समन्स वारंट का टॉपिक शुरू हो जाता है। तो समन सेक्शन 61 में दिया रहेगा। सबसे पहले तो हम फॉर्म ऑफ समन ही देखेंगे ना, कि समन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, समन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिटन में होगा, ओरल होगा, या क्या होगा, एवरीथिंग दैट विल बी रिटन अंडर सेक्शन 61। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस प्रोवाइडेड अंडर। अब यहाँ पर हम जज को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन से सेक्शन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं? इज इट सेक्शन 196 ऑफ CRPC, सेक्शन 197 ऑफ CRPC, सेक्शन 198 ऑफ CRPC, और सेक्शन 199 ऑफ CRPC? क्वेश्चन नंबर 42, अगर हमें जज को प्रोसिक्यूट करना है तो हम इनमें से कौन से सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? Correct answer to this question is option 2, that is section 197 of CRPC talks about the prosecution of judge. Next question is which one of the following sections of CRPC deals with irregularities which vitiate proceeding? Which of the following section? Okay,
इरेगुलरिटीज के बारे में इनमें से कौन सा सेक्शन बात करता है? इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग। एक तो है इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बात करी जा रही है विच विशिएट प्रोसीडिंग। इज इट सेक्शन 460, 461, सेक्शन 462 और सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी? क्वेश्चन नंबर 43, इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग के बारे में बात करी गई है सेक्शन 461 में, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is, additions or alteration of charges is provided in CRPC। एडिशन हम करें या ऑल्टर कर दें चार्जेस को। चार्जेस का क्या मतलब होता है? चार्जेस वो गुनाह होते हैं या वो चीजें होती है जो हमसे जुड़ी होती है अगर हम एक्यूज्ड पर्सन है तो। ठीक है, अगर हम एक्यूज्ड पर्सन है तो हमने जरूर कोई ऑफेंस करा होगा या हम पर डाउट होगा कि शायद हमने कोई ऑफेंस करा है, तो हमारे ऊपर चार्जेस बनाए जाते हैं। मतलब कौन सा ऑफेंस आपको लग रहा है कि हमने करा होगा, तो दैट दोज आर नोन एज चार्जेस। ठीक है, और चार्ज हमेशा मजिस्ट्रेट बनाते हैं। ठीक है, चार्ज शीट की जब हम बात करेंगे, चार्ज शीट हमेशा पुलिस ऑफिसर बनाते हैं। ठीक है, और वो सबमिट करते हैं एज पर सेक्शन 173। लेकिन चार्जेस की जहां बात होती है तो चार्ज हमेशा जज बनाते हैं। ठीक है, और अगर वो चार्ज आपका सिद्ध हो जा रहा है तो आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, और अगर वो चार्जेस गलत साबित होते हैं तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, आप एक्विट हो जाएंगे। यहाँ पर बात करी जा रही है कि एडिशन या ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन से सेक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं? इज इट सेक्शन 214, सेक्शन 215, सेक्शन 216 और सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी? चार्जेस, एडिशन या ऑल्टरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस? Correct answer to this question is option 3, that is section 216 talks about the addition or alteration of charges। अब charges हमारा चैप्टर 17 में दिया हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट आप चैप्टर्स याद करते जाइए। चार्जेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, किस तरह से चार्ज फ्रेम होने हैं, क्या क्या चीजें उसमें लिखानी है, कौन चार्जेस फ्रेम करता है, चार्ज फ्रेम होता है तो क्या होता है, क्या हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, क्या कुछ एरर हो गया तो क्या होगा, ये सारी बातें चार्जेस के चैप्टर में दी गई है, दैट इज चैप्टर 17। Under section 320 clause 1 of CRPC for criminal intimidation, which section of IPC is applicable? क्वेश्चन नंबर 45 ये बात कर रहा है कि हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए अगर किसी पर चार्ज लगा रहे हैं तो हम इनमें से कौन से सेक्शन ऑफ आईपीसी अप्लाई करते हैं? इज इट सेक्शन 503 ऑफ आईपीसी, 504 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी? अगर आपने आईपीसी के एमसीक्यूज देखे होंगे तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में एक दो बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है एआईबी के एग्जाम में, एंड दिस इज आई थिंक आवर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज 506, क्योंकि 506 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट की बात करी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी, 239 ऑफ सीआरपीसी में हम जाएंगे तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? कैन मजिस्ट्रेट फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ चार्जेस आर ग्राउंडलेस, ओपन ट्रायल फॉर एविडेंस, या फिर कन्विक्ट द एक्यूज्ड इफ प्लीडेड गिल्टी? देखिए, ये सारे काम जो है ये तो मजिस्ट्रेट ही करते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है सेक्शन 239 से रिलेटेड। तो एज पर सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज 239 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ चार्जेस आर ग्राउंडलेस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन, अभी अभी हमने बात करी, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। किसी भी पर्सन को अगर हम अरेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते हैं, 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज 24 आवर्स, और ये बात कही गई है सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, in which of the following of section 59 of CRPC the discharge of arrested person by a police officer can take place?
अब यहाँ पर बात हो रही है सेक्शन 59 के बारे में कि अगर हम अरेस्टेड पर्सन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर अगर डिस्चार्ज कर रही है, तो वो किस तरह से डिस्चार्ज करती है? क्या तो वो ऑन हिज ओन बॉन्ड डिस्चार्ज करती है, बेल पर डिस्चार्ज करती है, अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज करती है, या ऑल ऑफ दी अबव? इनमें से कौन से प्रोसीजर से पुलिस ऑफिसर किसी अरेस्टेड पर्सन को डिस्चार्ज कर सकती है? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑन हिज ओन बॉन्ड, या बेल पर, या अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, या ऑल ऑफ द अबव। The next question is, custodial death is perhaps one of the worst crime in a civilized society governed by rule of law. कस्टोडियल डेथ तो बहुत ही बड़ा क्राइम है हमारे सिविलाइज सोसाइटी में। तो इनमें से कौन से केस में ये बात कही गई थी? कस्टोडियल डेथ देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डीके बासु का केस। डीके बासु इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस विद रिगार्ड टू कस्टोडियल डेथ। और इसमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करे गए थे किसी भी पर्सन को किस तरह से अरेस्ट करना है, उस पर्सन के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं कि उस पर्सन के, ये सारी बातें डीके बासु के केस में कही गई थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 3, दैट इज डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन? इनमें से कौन सा सेक्शन डील कर रहा है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन? इज इट सेक्शन 242 of CRPC, 264 of CRPC, section 237 of CRPC, or section 235 of CRPC? Question number 50. Which of the following deals with evidence for prosecution? Correct answer to this question is option 1, that is section 242 of CRPC deals with the evidence for prosecution. और इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है सीआरपीसी का। साथ ही साथ हमने एविडेंस के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। एविडेंस के हमने 100 क्वेश्चन आपको कराए हैं जो कि 4 पार्ट्स में हैं। आप वो चारों वीडियोस देख सकते हैं। उन चारों पार्ट में हमने एआईबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट। उसके बाद हमने 3 पार्ट अपलोड करे हैं ऑफ आईपीसी, उसमें भी हमने आईपीसी के टॉप वो सारे क्वेश्चंस करे हैं जो ऑल इंडिया बार एग्जाम में प्रीवियसली पूछा जा चुका है। अभी हम सीआरपीसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एआईबी में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और आपको यहाँ पर कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है या इसमें और क्या क्या एडिशन आपको चाहिए, किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए, वो सारी बातें आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अगर मैं बहुत ही स्पीड पढ़ा रही हूँ या मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, ये सारे कॉमेंट्स भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।